उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज एक्सरसाइज फिजियो का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 1। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है न्यू और ओल्ड एडिशन में। जो ओल्ड एडिशन है उसमें ये चैप्टर नंबर 5 या 6 के नाम से है और उसका नेम भी चेंज है, कोई वर्क पावर एंड एनर्जी इस टाइप का कोई नाम है उसका। तो यहाँ न्यू बुक में इसका नाम है कॉमन मेजरमेंट्स इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। लेकिन जो कंटेंट है वो सारा सेम है, जस्ट जो डिफरेंस है वो सिर्फ इसी बात का है कि नेम्स चेंज और चैप्टर नंबर डिफरेंट है। सो यहाँ दो तरह के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट थे, एक था मीट्रिक सिस्टम था और एक सिस्टम इंटरनेशनल था। तो मीट्रिक सिस्टम एक पुराना सिस्टम है, ठीक है, और जो न्यू है वो सिस्टम इंटरनेशनल है। तो मीट्रिक सिस्टम में क्या करते थे ये हम सिर्फ समरी से पढ़ लेंगे, इतना काफ़ी है। सो मीट्रिक सिस्टम में ये है कि साइंटिस्ट जो है मैस, लेंथ और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते थे। सिर्फ 3 क्वांटिटीज़ थी उसमें, मैस, लेंथ और वॉल्यूम, ठीक है। जो ऐसा ही सिस्टम आया था उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ थी, वर्क, पावर, फोर्स और दूसरी तीसरी जितनी भी थी, सबको उनके जो स्टैंडर्ड यूनिट थे वो उन्होंने दे दिए सारे वर्ल्ड वाइड। जो एक ही सिस्टम अब यूज़ होता है वो है सिस्टम इंटरनेशनल। सो मीट्रिक सिस्टम जो है उसकी यहाँ टेबल दिया हुआ है कि इस तरह था, मेगा, किलो, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। तो इस तरह ये था। लेकिन जो अभी ऐसा ही है उसमें हर एक क्वांटिटी का अपना यूनिट है, जैसे मैस का किलोग्राम है, डिस्टेंस का मीटर है, टाइम का सेकंड है, फोर्स का न्यूटन है। इस तरह हर क्वांटिटी को उसका अपना यूनिट दे दिया गया। अब कहीं पे ये नहीं कहा जाएगा कि मैस का यूनिट जो है वो किलोग्राम नहीं है, मिलीग्राम है, ठीक है। सो जो वर्ल्ड वाइड जो चीज़ यूज़ होगी वो एक ही है कि केजी इसका यूनिट है स्टैंडर्ड। उसके बाद ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, वर्क की डेफिनेशन आ जाती है। वर्क की डेफिनेशन उसका फॉर्मूला या प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। और इनका यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, यानी कि जॉल होता है। सो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट यूनिट्स एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करना है वो बताया हुआ है कि 1 किलो पाउंड मीटर जो होता है वो 9.8 जाउल्स के इक्वल होता है। 1 किलो कैलोरी जो है वो 4186 जाउल्स के इक्वल होती है। और अगर आप इसको किलो पाउंड मीटर में कन्वर्ट करें तो फिर वो 426.8 किलो पाउंड पर मीटर में कन्वर्ट होती है। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने तो खुद से किया भी हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होगा कि कैसे कन्वर्ट किया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं बता दूंगी, बट मेरा ख्याल है कि आप लोग रट्टे सिस्टम में ज़्यादा वो हो तो आप लोग यहीं से याद कर लें कि किलो पाउंड मीटर जो होता है वो 9.8 जॉल्स के इक्वल होता है। और 1 किलो कैलोरी में तो सबको पता है 4186 जॉल्स होते हैं। बल्कि ऐसे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी, मुझे बताना ही है। ओके, तो 1 जाउल इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, सॉरी न्यूटन मीटर होता है। 1 किलो पाउंड जो है वो 9.8 जाउल्स के इक्वल है, ठीक है। इतना तो ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, ये तो डिफरेंट नहीं हो सकती। लेकिन जब आप 1 किलो कैलोरी को किलो पाउंड में या किलो जाउल में कन्वर्ट करने वाले हो तो 4186 को 1000 में कन्वर्ट कर, किलो ही है ना, किलो सिंपल 1 किलो कैलोरी 4186 जाउल्स के इक्वल है, ठीक है। सो अगर इसको किलो जाउल्स में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, 4.186 किलो जाउल्स वैल्यू आ जाएगी, जो कि यहाँ सेकंड पे लिखी हुई है, ठीक है। थर्ड जो है, अगर आप किलो कैलोरी को किलो पाउंड मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 किलो कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4186 के, और 1 किलो पाउंड मीटर किसके इक्वल होता है, 9.8 जाउल्स के, ठीक हो गया। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 426.8, जो कि यहाँ पे मेंशन है। 1 किलो कैलोरी 426.8 किलो पाउंड मीटर के इक्वल होती है। उसके बाद बस यही था, ये मेन जो कन्वर्जन्स थी वो यही थी। तो आप लोगों ने याद तो फिर से याद ही करना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन से यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद आ जाता है पावर। पावर क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। सिंपल सा पावर है, पावर का यूनिट वॉट होता है। इसके भी स्पेशल यूनिट्स हैं, वॉट होता है, हॉर्स पावर होता है, किलो पाउंड मीटर पर मिनट होता है। उसके बाद आ जाते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्क एंड पावर। मेजरमेंट जो होती है, एर्गोमीट्री क्या है, मेजरमेंट ऑफ वर्क आउटपुट। और एर्गोमीटर क्या है, वो डिवाइस, वो ऑपरेटर जिसकी हेल्प से आप वर्क आउटपुट को मेजर करते हैं।
तो इसको मेजर करने के 3 तरीके हैं, बेंच स्टेप है, साइकिल अर्गोमीटर है और ट्रेडमिल है। सो बेंच स्टेप, सबसे पहले बेंच स्टेप नाम से पता चल रहा है इसमें क्या करना होता है कि सब्जेक्ट को अप एंड डाउन करवाना होता है, ठीक है। तो इसके बारे में इन्होंने एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 70 kg मैन है, तो उसने 30 सेंटीमीटर जो है मतलब अप एंड डाउन किया है, 10 मिनट में किया है, स्पीड क्या थी 30 स्टेप्स पर मिनट की स्पीड से किया है। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने सॉल्व किया है खुद। तो वही वैल्यूज़ जो बुक में हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। मैथ्स कितना है 70 kg है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया 30 सेंटीमीटर था। सो हम 30 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करके, ठीक है। यहाँ 30 को 100 से डिवाइड किया 2.3 मीटर्स आया। देन टाइम कितना था, उसने 10 मिनट्स लिया है। सेकेंड्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी एंड पे, क्योंकि जब पावर जो होती है वो सेकेंड्स में मेजर होती है, वरना यहाँ पे हमें मिनट्स में ही चाहिए। उसके बाद जो स्पीड थी उसकी कितनी थी 30 स्टेप्स पर मिनट। सो सिंपल है कि आपने उसकी पहले फोर्स निकालनी है। फोर्स क्या होती है mg, ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ था ये। तो F इज़ इक्वल टू mg होती है। सो मैस हमें दिया गया है 70 kg और g कितना होता है ग्रेविटेशनल जो होता है कांस्टेंट, वो है 9.8। तो इसका मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। देन डिस्टेंस जो होता है ये सिंपल जो फिज़िक्स में हम लोग फार्मूला पढ़ते आए हैं, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये इसका फार्मूला होता है। सो हमने डिस्टेंस, उन्होंने हमें बताया कि 0.3 मीटर्स उसने डिस्टेंस कवर किया 30 स्टेप्स पर मिनट की स्पीड से, कितने मिनट्स में 10 में। सो इनको हमने तीनों को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने यूनिट्स काट के बताया कि अगर आप देखें तो यूनिट्स जो हैं अगर आप उनको काटोगे ना कि स्टेप्स और स्टेप्स कैंसिल हो जाएगा, कि एक यूनिट निकल आता है। ये फिज़िक्स में हम लोग करते होते हैं, बल्कि आप लोग इसको छोड़ दें। आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, आप यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट मीटर लगा दें, ठीक है। सो इस तरह डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास 90 मीटर्स। सो आपके पास फोर्स भी आ गई है, डिस्टेंस भी आ गया, सो आप इजीली वर्क फाइंड कर सकते हैं। सो वर्क जो है F.D है, सो उसको मल्टीप्लाई करो, वर्क आ जाएगा जाउल्स। अगर बड़ी वैल्यू होती है सो उसको हम किलो जाउल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो किलो 1000 से डिवाइड करके। और अगर आपके पास वर्क है और तो आपके पास फिर पावर फाइंड करना इजी हो जाएगा। सो पावर आप कैसे फाइंड करेंगे, वर्क को टाइम पे डिवाइड करके। तो टाइम यहाँ पे हमें मिनट्स में नहीं चाहिए, वहाँ पे मिनट्स में चाहिए था, क्योंकि वो स्टेप्स पर मिनट ले रहा था, ठीक है। लेकिन जो वर्क है सॉरी जो पावर है वो न्यूटन जाउल पर सेकंड होता है ना उसका यूनिट, यानी वॉट जो है। सो हमें सेकंड्स में चाहिए। सो हम ये टाइम को इसलिए कन्वर्ट कर लेते हैं फिर 600 सेकंड्स में। तो 10 मिनट हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय 10 600 सेकंड्स बन जाते हैं, ठीक हो गया। सो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। इस तरह अगर आप उनको अदर यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि अदर यूनिट्स में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद रहता है साइकिल अर्गोमीटर। साइकिल अर्गोमीटर जो होता है ये स्टेशनरी साइकिल होता है और इसके ऊपर वर्क परफॉर्म किया जाता है। इसको फाइंड करने के लिए भी प्रॉपर उन लोगों ने ये सारे के सारे एक एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व किया है। मैंने इसको ज़रा खुला करके लिखा ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। सो टाइम हमारे पास कितना था 10 मिनट, और रेजिस्टेंस कितनी थी। रेजिस्टेंस जो होती है वो भी फोर्स ही होती है, ठीक है। सो वो किलो पाउंड्स में दी है 1.5 किलो पाउंड्स, और 1 किलो पाउंड 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, वो हमने पीछे यूनिट्स में पढ़ा है, ठीक है। सो 1 किलो पाउंड अगर 9.8 के इक्वल है तो 1.5 किलो पाउंड्स किसके इक्वल होंगे, उसको निकालने के लिए 9.8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स निकल आते हैं 14.7 न्यूटन्स। डिस्टेंस उन्होंने बताया है 6 मीटर उसने कवर किया, जो उसकी स्पीड थी वो 60 रेवोल्यूशन पर मिनट थी। तो टोटल रेवोल्यूशंस 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट है ना टाइम, सो 10 मिनट के अंदर उसकी कितनी रेवोल्यूशन हुई, 60 रेवोल्यूशंस जो हैं उसने पर मिनट की हैं। 1 मिनट के अंदर अगर 60 की हैं तो 10 मिनट में कितनी की होंगी 600, ठीक है। तो हमारे पास रेवोल्यूशंस आ गई हैं। सो अब टोटल वर्क जब आप फाइंड करते हो तो बेसिक फार्मूला जहन में रखा करो, F.D होता है वर्क का। सो टोटल वर्क आप फाइंड करने के लिए F आपके पास है 14.7 न्यूटन, जो कि हमने फाइंड किया था ऊपर, और जो D है वो हमने 6 मीटर उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रेवोल्यूशन। सो डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया 6, और कितनी रेवोल्यूशंस थी वो 600 रेवोल्यूशंस थी, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको किलो जाउल्स में भी कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। देन पावर जो है वो
वर्क बाय टाइम होता है। सो इसके लिए हमें सेकंड्स में चाहिए था, वही हमने 10 मिनट्स को 600 सेकंड्स में कन्वर्ट किया और हमारे पास पावर आ गई वॉट में। ये याद रखना है, जब भी कोई चीज़ फाइंड करो उसके बाद उसका यूनिट लाजमी लिखना है, जो उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल पर जब एक बंदा वॉक या रन करता है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है, यानी 0% ग्रेड, यानी कोई एंगल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अप एंड डाउन होता है। ठीक है, राइज और फॉल करता है हर स्ट्राइड के साथ। सो इस कंडीशन में जब हॉरिजॉन्टल एक बंदा रन कर रहा है तो उसका जो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है वर्क। ठीक है, वर्क और पावर फाइंड करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ट्रेडमिल पर मुश्किल हो जाता है। तो ट्रेडमिल के लिए हम परसेंट ग्रेड यूज़ करते हैं। परसेंट ग्रेड क्या है? अमाउंट ऑफ वर्टिकल राइज पर 100 यूनिट्स ऑफ बेल्ट ट्रेवल। ठीक है कि 100 यूनिट्स बेल्ट ट्रेवल जब करेगा तो कितना वर्टिकल राइज होगा। वर्टिकल राइज क्या है, यहाँ पे आप देखें कि ये उन्होंने एंगल एक क्रिएट किया है जिसको हम ग्रेड कह रहे हैं। ग्रेड क्या है कि अमाउंट ऑफ वर्टिकल राइज पर 100 यूनिट्स ऑफ बेल्ट ट्रेवल। ठीक है, वर्टिकल राइज पर 100 यूनिट्स ऑफ बेल्ट ट्रेवल। ठीक है, वो 100 यूनिट्स जब बेल्ट पे ट्रेवल करेगा तो जितना वर्टिकल राइज होगा वो क्या है? ग्रेड। ग्रेड को अगर सिंपल आप कैसे कह सकते हैं कि राइज और हाइपोटेनस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अगर आपको पुराना मैथ्स याद हो तो हम एंगल ऐसे निकालते थे। तो इतना अगर डिटेल में नहीं जाना आपने तो सिंपल आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। ठीक है, ग्रेड परसेंट में मौजूद होता है, आपको परसेंट में देंगे वो। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश की है कि बॉडी वेट 60 kg है, स्पीड इतनी है। इसको मैंने खुद लिखा। मुझे ऐसा लगता है बुक पे जो है ना वो तंग तंग लिखा हुआ है तो उससे इतना अच्छा समझ नहीं आता, इसलिए मैंने खुद लिखा है। और जो एग्जांपल्स हैं इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ये भी एज इट इज़ पेपर में आ सकती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज होंगी वरना ये एग्जैक्ट आ सकती हैं। सो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। बॉडी वेट कितना है उस बंदे का? 60 kg। वेट जब आपके पास आ जाए यानी कि m आ गया है तो आप फोर्स निकाल सकते हो। तो F इज इक्वल टू mg होता है। 60 मल्टीप्लाई g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 9.8 होगा, तो इससे आप फोर्स निकाल लोगे। ठीक हो गया। उसके बाद स्पीड है, उस बंदे की स्पीड कितनी है? 200 मीटर्स पर मिनट। एंगल जो दिया गया यानी कि परसेंट ग्रेड कितना है उसका? 7.5%। 7.5 को परसेंटेज को आपने कन्वर्ट किया है सिंपल फ्रैक्शनल ग्रेड में, यानी कि उसकी परसेंटेज को ख़त्म किया। परसेंटेज को जब भी ख़त्म करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा। टाइम है आपके पास 10 मिनट्स का। वर्टिकल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस जो होता है वो आपको पता है v क्रॉस t होता है। सो वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है परसेंट ग्रेड मल्टीप्लाई। सो हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो परसेंट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस होता है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो v क्रॉस t है। सो परसेंट ग्रेड हमने कन्वर्ट कर लिया था सिंपल फ्रैक्शनल ग्रेड में, यानी उसकी परसेंटेज ख़त्म करके 0.075। और जो हमारे पास स्पीड थी यानी कि v जो था वो कितनी थी? 200 मीटर्स पर मिनट। और जो टाइम है वो 10 मिनट्स है। ठीक है, इससे आपको वर्टिकल डिस्टेंस मिल जाएगा मल्टीप्लाई करने से। देन आप इससे वर्क फाइंड कर सकते हो। जब आपके पास डिस्टेंस आ गया है तो आप इजीली वर्क फाइंड कर सकते हो क्योंकि फोर्स हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, बॉडी वेट से हमने फोर्स निकाल ली है। सो फोर्स है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि एक यूनिट को दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आपको मैथ दिया है आप फोर्स निकाल सकते हो। अगर आपको इस तरह लिखा हो परसेंट ग्रेड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस और आप कहो कि भाई निकालना ही डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कहाँ से, तो आपको बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। ठीक है, सो इस तरह की बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे इसके न्यूमेरिकल आएंगे वो सेम इसी तरह है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजिंग होगी। उसके बाद आ जाता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है इसको कैसे मेजर करना है, ये इसके दो तरीके होते हैं। एक डायरेक्ट कैलोरीमीट्री होता है, एक इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री होता है। तो इसका पहले उन्होंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि क्या फ़ायदा है ना एनर्जी एक्सपेंडिचर का। तो अगर कोई बंदा वेट ट्रेनिंग कर रहा है, वेट लॉस के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, अगर उसको इतना ही नहीं पता कि किस एक्सरसाइज में कितनी एनर्जी एक्सपेंड हो रही है, तो उसको
कैसे पता चलेगा कि वो कितनी एक्सरसाइज करे तो उसका कितना वेट लॉस होगा और उसका वेट लॉस होगा भी या नहीं। सो एनर्जी एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ उन्होंने इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स की बताई है कि अगर इंजीनियर को पता है कि किस एक्टिविटी में कितना एनर्जी कॉस्ट हो रही है तो वो उस हिसाब से जो है वो स्टाफ और वर्कर्स और जो भी हैं वो इस हिसाब से लेके आए कौन ये काम कर सकते हैं कौन ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट कैलोरीमेट्री, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, हीट रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इन एन इंडिविजुअल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट, कि जितनी किसी बंदे में हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, उतना उसका मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि जितना मेटाबॉलिज्म चल रहा है उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि न्यूट्रेंट्स जो हैं जब कोई हम इनटेक करते हैं न्यूट्रेंट्स और ऑक्सीजन जो है जब ये मिलती है तो बॉडी में से बनती है एटीपी और हीट बनती है। ठीक है, सो यही एटीपी जब सेल वर्क करती है तो उसके साथ भी हीट बनती है। तो जितना मेटाबॉलिज्म, ये सारा मेटाबॉलिज्म ही है ना, तो जितना मेटाबॉलिज्म होगा उतनी हीट प्रोड्यूस होगी। सो रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, जितना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा उतनी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो हीट प्रोडक्शन को हम ऐसा यूनिट तो है हमारे पास जाओल, लेकिन कैलोरीज़ में जो बॉडी की कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि इसकी इतने जाउल इसने आज एनर्जी ली है, इतने जाउल लिए। हम कैलोरीज़ में कहते हैं इतने कैलोरीज बर्न किया। सो कैलोरी मेजरली यूज़ होता है। तो कैलोरी क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, कि 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। और जो कॉमनली यूनिट यूज़ होता है वो किलो कैलोरी यूज़ होता है। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज होती हैं और 1 किलो कैलोरी कितने जॉल्स के इक्वल होती है, 4186 जॉल्स के, हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट कैलोरीमेट्री जो है ये है क्या कि प्रोसेस ऑफ मेजरिंग पर्सनस मेटाबॉलिक रेट वाया द मेजरमेंट ऑफ हीट प्रोडक्शन, कि बंदे का हमने फाइंड क्या करना है, मेटाबॉलिक रेट। वो कैसे कि जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना उसका मेटाबॉलिक रेट है, हमने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऊपर हमने कहा। सो इस तरह हम इसको मेजर करते हैं। तो पर्सन को हम एक क्लोज चैम्बर में बंद करके करते हैं। अब ये चैम्बर है, ठीक है, ये टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए डिवाइस लगी हुई है। यहाँ से एयर फ्लो होगा, यहाँ से एयर निकल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ से सर्कुलेटिंग जो है ये वाटर है। ठीक है, यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, जब वो कोई एक्टिविटी करेगा सो जो हीट उसकी प्रोड्यूस होगी उससे एक तो ये वाटर जो है वो हीट अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, वाटर जो है वार्म हो जाएगा। दूसरा जो ये एयर है बाहर, ये एयर जो बाहर जाएगी ये जब निकलेगी तो साथ इसके अंदर होगी हीट। ठीक है, जो निकली थी उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा जो अंदर डाली थी। ठीक है, उससे तो हम क्या करेंगे कि जो वाटर ने एनर्जी अब्जॉर्ब की है उसको, वाटर की एनर्जी कौन मेजर कर लेगा, ये टेम्परेचर जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। और जो हीट लॉस होगी उसको भी हम मेजर कर लेंगे और इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या निकल आएगी, टोटल हीट लॉस। और वो क्या है, मेटाबॉलिक रेट है। इससे हम मेटाबॉलिक रेट फाइंड कर लेते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि मेजरिंग ऑक्सीजन कंजम्पशन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ मेटाबॉलिक रेट। उधर हम हीट को यूज़ कर रहे थे। ठीक है, जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उतना मेटाबॉलिक रेट। तो ये इनडायरेक्ट में जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, सॉरी जितनी ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी उतना मेटाबॉलिक रेट। ये भी बात तो वही इनडायरेक्ट कर दी ना। ठीक है, सो जितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी उससे कह देते हैं, वो कहते हैं जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उससे। ठीक है, सो इनडायरेक्ट वाले ऑक्सीजन कंजम्पशन से मेटाबॉलिक रेट को फाइंड करते हैं। तो इसमें क्या सीन होता है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो न्यूट्रेंट है जो यूटिलाइज हो रहा है उसकी एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है जो न्यूट्रेंट है वो कौन सा है। ठीक है, अगर वो फैट है, ठीक है, अगर सिर्फ फैट है तो जो एनर्जी फैट से लिबरेट होती है ना वो होती है 4.7 किलो कैलोरीज। ठीक है, पर लीटर ऑक्सीजन के, 1 लीटर ऑक्सीजन अगर हो तो 4.7 किलो कैलोरीज फैट से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और अगर यूटिलाइज होने वाला न्यूट्रेंट कार्बोहाइड्रेट है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कोई और नहीं साथ। ठीक है, सो पर लीटर ऑक्सीजन के साथ 5.05 किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। सो उन्होंने कहा ओवरऑल हमने क्या कहा कि पर लीटर ऑक्सीजन के साथ जब कंज्यूम होते हैं तो कितनी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, वो है 5 किलो कैलोरीज। इतनी एनर्जी लिबरेट होती है, ये उन्होंने एक एवरेज रख ली है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि ओपन सर्किट स्पायरोमीट्री वाला सीन चलता है कि एक बंदा है,
ठीक है। इसका ना नोज़ पे क्लिप लगा देते हैं कि जो है कोई भी वो नोज़ से ब्रीथ ना करे, नेज़ल ब्रीथिंग बंद कर देते हैं। और दूसरा चीज़ है कि उसको एक रेस्पिरेटरी वाल्व लगा दिया जाता है कि बाहर से हवा तो अंदर आए, लेकिन जो हवा उसके मुंह से बाहर निकलेगी वो उसको हम कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। वो कलेक्ट होती है किसमें, डॉगलास बैग में। और गैस वॉल्यूम जो है उसको गैसोमीटर से मेजर किया जाता है। सो फिर जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई, इससे हमें पता चल जाएगा कि मेजर जो है कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, ये हमारा पर्पज़ है, ठीक है। जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी उतना मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होगा। सो इससे हमें VO2 मैक्स भी मिल जाती है। जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई उससे हमें उसकी VO2 का पता चल जाएगा। और ऑक्सीजन ये VO2 कैसे पता चलती है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर्ड, ठीक है। इससे उसकी VO2 निकल आएगी। यहाँ पे समरी में दोबारा यही बात लिखी हुई है। इसमें से सिर्फ एक ये पॉइंट पढ़ने वाला है कि मेटाबॉलिक इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 3.5 ml पर kg पर मिनट, ये याद करना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि VO2 की बेसिस पे आप जो है एनर्जी को मैट की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और एक मैट कितने के इक्वल है, 3.5 ml पर kg पर मिनट के। उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडमिल वॉकिंग और रनिंग। अगर वॉकिंग है तो स्पीड 50 to 100 मीटर पर मिनट होगी, उसके लिए फार्मूला गिवन है। और बस फार्मूलाज में एक ही डिफरेंस है, 0.1 होता है। अगर वॉकिंग है तो 0.1 है, और अगर रनिंग है तो 0.2 है, बाकी फार्मूला सेम होता है, ठीक है। सो ये फार्मूला एज इट इज़ आपने याद रखना है। और रनिंग में स्पीड कितनी होती है, 134 मीटर्स पर मिनट से ज़्यादा होती है, ठीक है। और उसमें 50 to 100 तक होती है। अब अगली चीज़ ये है कि एनर्जी एक्सपेंडिचर को मेजर करना है। इसमें ऑक्सीजन कॉस्ट जो है वो VO2 एट स्टेडी स्टेट के तौर पे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ये चैप्टर के एंड पे डेफिनेशन भी है, रिलेटिव VO2 को डिफाइन करें। सो रिलेटिव VO2 क्या है कि जब VO2 को आप बॉडी वेट के फंक्शन ऑफ बॉडी वेट के तौर पे यूज़ करो तो उसे रिलेटिव VO2 कहेंगे। वो कैसे कि जब आप ऑक्सीजन कॉस्ट को वेट बेयरिंग एक्टिविटीज़ में लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग वगैरह में यूज़ करोगे तो इसमें VO2 जो है वो फंक्शन ऑफ बॉडी वेट के तौर पे यूज़ होगी, ठीक है। सो इसे रिलेटिव VO2 कहते हैं। ये एज इट इज़ आपने याद करनी है। यही जो फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा है ये वही है, ठीक है, इस ग्राफ में। उसके बाद है कि एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ऑफ साइकिलिंग, वो था वॉकिंग और रनिंग का, अब साइकिलिंग है। तो उन्होंने कहा रेस्टिंग ऑक्सीजन जो है ना वो इतनी होती है, 3.5 ml पर kg पर मिनट, ठीक है। और अगर अनलोडेड साइकिलिंग है यानी कि 50 to 60 रेवोल्यूशन पर मिनट से चल रही है वो, तो अनलोडेड है तो भी सेम है। लेकिन अगर साइकिलिंग जो है वो अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड के चल रही है तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये फार्मूलाज याद करने वाले हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आगे न्यूमेरिकल है, ठीक है। और M यहाँ पे क्या है, ये बॉडी मास है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है नेट एफिशिएंसी। नेट एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये फार्मूला है इसका, ये इसकी डेफिनेशन में लिख देंगे तो वही है। और यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू उन्होंने लिखी है कि जो ह्यूमन अगर साइकिल एर्गोमीटर पे जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उनकी नेट एफिशिएंसी कितनी होती है, 15 to 27%, ठीक है। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। उसके बाद इसको कैसे फाइंड करते हैं ये मैं खुद दिखाती हूँ आपको लिख के। सो अभी ये जो मैं समझा रही हूँ, मैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी सो मैं इतनी डिटेल से नहीं समझाऊँगी, मैं सिर्फ सॉल्व क्वेश्चन दिखा दूँगी आपको, क्योंकि प्रोसीजर सारा यही है, सिर्फ वैल्यूज़ थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी। सो रेजिस्टेंस जो है वो उन्होंने बताई कितनी वो फेस कर रहा है, 2 किलो पाउंड। और जो किलो पाउंड किसके इक्वल होता है, 1 किलो पाउंड 9.8 जाउल्स के। सो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स ही होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं न्यूटन्स में। उसके बाद जो स्पीड है 50 रेवोल्यूशन पर मिनट है, रेस्टिंग VO2 कितनी है, 0.25 लीटर पर मिनट, और स्टेडी स्टेट की कितनी है, 1.5। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 6 मीटर पर रेवोल्यूशन। ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये जो वर्क रेट फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यूज़ इतनी आपको दे देंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस दे देंगे, उसको आपने फोर्स में कन्वर्ट करना है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये गिवन है। और वर्क रेट जो है वो आपने फाइंड करना है। वर्क रेट कैसे फाइंड करेंगे कि अभी हमने इसको फोर्स हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें किलो पाउंड्स में ही चाहिए, क्योंकि जो आंसर है वो किलो कैलोरीज में आने वाला है।
इसलिए तो वर्क रेट जो है इसको 2 किलो पॉइंट्स में ही रहने दें, ठीक है। 2 किलो पॉइंट वर्क की आपको नॉर्मल जो सिंपल फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है 2 किलो पॉइंट, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो कितना था 50 रेपिटेशन पर मिनट की स्पीड से, ठीक है। 6 मीटर पर रेवोल्यूशन उसने किए थे, सॉरी ये रेवोल्यूशन है, मैं रेपिटेशन वर्ड बोल देती हूँ। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा डी की जगह पे, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा किलो पाउंड पर मीटर में, किलो पाउंड मीटर पर मिनट में। सो उसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में, किलो कैलोरीज में। और ये आपको वैल्यू फिर से आपको कन्वर्जन का पता होना चाहिए कि 1 किलो कैलोरी कितने किलो पाउंड मीटर के इक्वल होती है। सो जब आप किलो कैलोरीज में इसको कन्वर्ट करने लगे सो इसको 4 to 6.8 से डिवाइड करेंगे। सो ये किलो कैलोरीज में आंसर आ गया। उसके बाद नेट एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो आप कैसे फाइंड करोगे कि जो स्टेडी स्टेट है उसकी कितनी है, यानी एक्सरसाइज के दौरान जो VO2 मैक्स है वो कितनी है, उसकी 1.5 लीटर पर मिनट। और जो रेस्टिंग है वो 0.25 है, ठीक है। सो हमने एक्सरसाइज वाले में से रेस्टिंग माइनस कर देनी है और मल्टीप्लाई बाय 5 किलो कैलोरी। ये हमने 5 किलो कैलोरी पर लीटर जो स्टैंडर्ड लिया था ये वो है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बुक में भी इसको मैंशन किया हुआ है, ये देखें कि कितनी, ये देखें ये कुछ भी ये आपको गिवन होगी वैल्यू, ठीक है। तो जब आप एनर्जी एक्सपेंडिचर फाइंड करने लगोगे तो इसको माइनस करेंगे तो नेट निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 5 से। सो ये आंसर किलो कैलोरीज में आ गया। सो नेट एफिशिएंसी का फार्मूला यही है, वर्क रेट डिवाइडेड बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर आ जाएगा माइनस में आया, ठीक है। सो ये एज इट इज़ आ सकता है, थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होके आ सकता है। सो आपने इसको याद करना, तरीक़ेकार यही होगा, आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन सेम है। अब आ जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी पे क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, सबसे पहले है वर्क रेट। तो ये इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ होता है एक्सरसाइज की एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि स्पीड का क्या इफेक्ट होता है, तो एक ऑप्टिमम स्पीड होती है उस पर एफिशिएंसी रहती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही चेंज होता है स्पीड के अंदर, ऑप्टिमम से ऊपर नीचे होता है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है, ठीक है। और तीसरी चीज़ है फाइबर टाइप। फाइबर टाइप का क्या इफेक्ट होता है कि स्लो मोशन फाइबर मसल फाइबर्स जो है ना वो उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है फास्ट वालों से, ठीक है। बस ये चैप्टर इतना ही था। उसके बाद ये इसकी एक्सरसाइज है, सॉरी समरी है। एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करें, अगर नहीं होती तो मैं वो कर दूँगी आपको, ठीक है। इसकी एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एक्सरसाइज आपने खुद सॉल्व करनी है, तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व होती मुझे बताएं तो मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व करके दे दूँगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।